की वजह से। ठीक, लेकिन फेरोमैग्नेटिक जो मटेरियल होते हैं उनमें खुद में भी मैग्नेटिक फील्ड एब्जॉर्ब या आप कह सकते हैं कि उसके अंदर से पास आउट होते हैं। तो ये दोनों बिहेवियर एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक का मतलब एक तरीके से अपोजिंग नेचर है, यानी कि इन दोनों में एक तरीके से द्वंद्व चलता है कि अगर फेरोमैग्नेटिसिटी आ जाएगा तो सुपर कंडक्टिविटी खत्म हो जाएगा, या अगर सुपर कंडक्टिविटी रहेगा तो फिर फेरोमैग्नेटिज्म नहीं रहेगा। तो इसी पे मेरा रिसर्च भी है। इस तरीके के थिन फिल्म्स हम लोग फॉर्म करने वाले हैं जिसमें हम दोनों को एक साथ स्टेबल कर सकते हैं, यानी कि फेरोमैग्नेटिसिटी and the superconductivity both the mixes. My topic is the superconductivity and multiferocity. The first slide is actually devoted to the basics of the superconductivity. The picture is of Sir Tamerlane on. इन्होंने actually 1911 में यानी कि 1911 में सुपर कंडक्टिविटी को डिस्कवर किया था। एक मटेरियल में, जिस मटेरियल का नाम बहुत पहले जानते हैं, जो है मरकरी। मरकरी पे वो लो टेम्परेचर, यानी कि वो नहीं जानते थे कुछ सुपर कंडक्टिविटी होती या ऐसा कुछ नेचर मिलेगा। वो लो टेम्परेचर पर मटेरियल की बिहेवियर को समझना चाहते। तो वो लो टेम्परेचर हीलियम जो लिक्विड फॉर्म में होता है उसके मदद से उन्होंने 4 केल्विन के आसपास तक मरकरी को लेकर गए और वो देखे कि जो रेजिस्टेंस है उस मरकरी का वो अचानक से जीरो हो गया। तो अचानक से जीरो होने का मतलब उनको लगा कि बेसिकली ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ मेरे में प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम ऑब्जर्वेशन था कि किसी मटेरियल का रेजिस्टेंस जीरो हो। ठीक, तो उन्होंने बहुत सारे अलग अलग तरीकों से इस मेजरमेंट को परफॉर्म किया, यानी कि रेजिस्टेंस निकालने की कोशिश करी उस टेम्परेचर पर, लेकिन हर बार उन्होंने देखा कि जीरो हो जा रहा है, यानी कि 10 टू द पावर माइनस आप कह सकते हैं कि 8। अगर परफेक्ट जीरो कहें तो परफेक्ट जीरो किसी भी मटेरियल का रेजिस्टेंस नहीं होता, फिर भी हम 0.00000 समथिंग आ रहा था, दैट कैन बी कंसीडर्ड एज अ जीरो, तो उसको हम मान सकते हैं। तो उन्होंने रिपोर्ट किया और इस नाम से रिपोर्ट किया द बिहेवियर ऑफ द मटेरियल एट लो टेम्परेचर। वहां कहीं भी सुपर कंडक्टिविटी का नाम नहीं था, लेकिन बाद में जब ये ऑब्जर्वेशन होने लगे तो एक रिसर्च फील्ड और बढ़ गया जिसमें लो टेम्परेचर पर अलग अलग और मटेरियल के प्रॉपर्टीज को देखे जाने लगे हम लोग। तो देख पाए कि 3 केल्विन पे और कुछ मटेरियल सुपर कंडक्टिविटी शो कर रहे हैं। तो इसका मतलब उसमें अब रेजिस्टेंस जीरो होने का मतलब है तो वो एक ऐसा कंडक्टर है जिसमें करंट अगर फ्लो होगा तो विदाउट एनर्जी डिसिपेशन क्या होगा, आपका एनर्जी यानी करंट फ्लो होता है, और ऐसा होता भी है। हम सुपर कंडक्टिंग मटेरियल के से अगर लूप बनाते हैं, रिंग्स बनाते हैं, और उस रिंग्स में हम करंट अगर फ्लो कराते हैं तो वो 100 ईयर्स ऑफ फ्लो करता ही रहेगा। ऐसा ऑब्जर्वेशन किया गया है और अभी एक ऑब्जर्वेशन हुआ भी है, करीबन 78 ईयर्स तक उस करंट को फ्लो होते देखा गया है जब से हम लोगों ने देखा है सुपर कंडक्टिविटी। तो यहाँ पर आपको डिफिनीशन वहां लिखा होगा सुपर कंडक्टर किसे कह पाएंगे। तो एन एलिमेंट इंटरमेटालिक एलॉय और कंपाउंड दैट विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी विदाउट रेजिस्टेंस below a certain temperature, magnetic field and applied current। तो यहाँ 3 ऐसे लिमिटेशंस लगाए गए हैं जिसमें वो सुपर कंडक्टिविटी क्या करेगा, शो करेगा। मीन्स एक टेम्परेचर है, एक मैग्नेटिक फील्ड है और एक अप्लाइड करंट है। मीन्स ये हुआ कि अगर हम सुपर कंडक्टिंग मटेरियल का एक लूप बना भी लेते हैं तो उसमें एक लिमिट तक ही करंट फ्लो करा पाए। अगर उसमें हमने अधिक करंट फ्लो करा दिया तो दैट करंट प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड एंड दैट मैग्नेटिक फील्ड डिस्ट्रॉय द सुपर कंडक्टिविटी। तो यहाँ पर कुछ लिमिटेशंस हैं। उसी तरीके से आप मैग्नेटिक फील्ड क्या है, तो मैग्नेटिक फील्ड वही आपका जो देखेंगे नीचे तो 3 हॉलमार्क्स भी यहीं से निकल के आते हैं इन टेम्परेचर से और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड करंट वगैरह के लिमिटेशन से। तो यहाँ पर सुपर कंडक्टिविटी को कैरेक्टराइज कैसे करा जाता है, जैसे कि अगर हम कहें कोई हमारे पास मटेरियल है तो वो मटेरियल कैसा बिहेवियर शो करता, तो शो करने की बात आती है तो फिर हम समझते हैं कि उसका कैरेक्टर क्या। तो कैरेक्टर को कैरेक्टराइज किया जाता है कुछ एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू, जैसे कि हम वोल्टेज फ्लो कराकर करंट मेजर कर लें और देखें ग्राफ कैसा जा रहा है। तो उस ग्राफ के जरिए हम क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि वो इंसुलेटर है कि सेमीकंडक्टर है कि कंडक्टर है
कि सुपर कंडक्टर। तो यहाँ एक फर्स्ट ग्राफ आप देखेंगे तो 3 हॉलमार्क्स इन सुपर कंडक्टिविटी लिखा गया है। 3 हॉलमार्क्स मतलब इसके अपने प्रॉपर्टी होते हैं। हॉलमार्क्स का मतलब क्या होता है कि एक ओरिजिनल उसकी प्रॉपर्टी, हॉलमार्क का ये मतलब है जो सोने पे आप देखते हैं हॉलमार्क का मुहर लग गया तो आप समझ जाते हैं अच्छा ये बढ़िया सोना। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पर है कि 3 हॉलमार्क्स है। तो फर्स्ट इज द रेजिस्टेंस इज जीरो, दैट ग्राफ शोज superconductor and the normal conductor. The green graphs is actually for the normal conductor and the blue graph for the superconductor. तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये सुपर कंडक्टर का ग्राफ है जो यहाँ पर इस टेम्परेचर पर आते ही आपका अचानक से रेजिस्टेंस क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है। ठीक है, जबकि नॉर्मल कंडक्टर का रेजिस्टेंस आप देखेंगे तो यहाँ पर जीरो टेम्परेचर होने के बाद भी रेजिस्टेंस कुछ है। ठीक है, और वैसे हम लोग बहुत पहले से भी जानते हैं और आप लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स में एक लॉ भी पढ़ा है कि हम 0 केल्विन में टेम्परेचर नहीं पा सकते हैं। तो ये अब क्वेश्चन आप कर सकते हैं कि 0 केल्विन हम सब कर दे तो क्या सभी मटेरियल सुपर कंडक्टिविटी शो कर देंगे। तो पहली बात तो हम 0 केल्विन टेम्परेचर नहीं जा सकते हैं, इस वजह से हम ये नहीं बता सकते हैं कि सभी मटेरियल 0 केल्विन पर सुपर कंडक्टिविटी शो करेंगे कि नहीं करेंगे। लेकिन इन मटेरियल्स को हम देखें तो 2 मटेरियल्स तो मिल ही रहे हैं हमको कि जितना तक हम 0 तक जा सकते हैं उस रेंज में कुछ मटेरियल जो है वो पहले ही 0 हो जा रहे हैं और कुछ बाद में हो रहे हैं। तो इनको हम सुपर कंडक्टर कर देंगे और इनको नॉर्मल कंडक्टर कर देंगे। ठीक है, बट ये जो टेम्परेचर है इस टेम्परेचर को हम बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। तो क्रिटिकल वर्ड वही यूज करते हैं जहाँ पे फेज का ट्रांजिशन होता है। ठीक, तो ये क्रिटिकल टेम्परेचर है और इस चीज को यहाँ भी समझा जा सकता है। ये आप फेमिलियर हैं इन फार्मूलों से। ये है रेजिस्टिविटी का फार्मूला और ये है सिंपल रेजिस्टेंस का फार्मूला। रेजिस्टेंस एक्चुअली डिपेंड्स ऑन द मटेरियल ऑफ द substance and the size and area also। तो यहाँ पर और रेजिस्टिविटी जो है ये डिपेंड करता है ओनली मटेरियल ऑफ द सब्सटेंस पे। तो अगर हम साइज और शेप की बात ना करें, यानी कि हम सबकी शेप एंड साइज सबकी सेम ले लें, जो भी मटेरियल चूज कर रहे हैं जिनको हम समझना चाहते हैं कि सुपर कंडक्टर है, तो देखेंगे कि अगर हम इसमें रो वाले में देखें तो यहाँ पे आपको ये मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन और चार्ज कैरियर आप कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं जो भी चार्ज कैरियर्स होंगे उसका मास है। और एन जो है स्मॉल एन एक्चुअली आपका कंसंट्रेशन ऑफ द चार्ज कैरियर्स है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट आपका क्वांटिटी है, दैट इज द कोलिजनल टाइम और रिलैक्सेशन टाइम। आप कोलिजनल टाइम भी कर सकते हैं, रिलैक्सेशन टाइम कर सकते हैं। तो ये रिलैक्सेशन टाइम जो है ये आपका टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। यानी कि जब आप टेम्परेचर क्या करते हैं, लो करते हैं, तो होता क्या है कि जो कोलिजन होने की प्रोबेबिलिटी होती है उन चार्ज कैरियर्स में वो घटती जाती है धीरे धीरे। और इतना हम जब लो टेम्परेचर चले जाते हैं तो आपके चार्ज कैरियर्स ऐसे ही जाएंगे वो, लेकिन कोलाइड नहीं होते। तो कोलाइड जब नहीं होंगे तो ऑब्वियसली आप कह सकते हैं कि टाइम बहुत ज्यादा लगने लगेगा। तो व्हेन वी टेंस द टेम्परेचर टू जीरो, तो ये जो कोलिजनल टाइम है ये टेंड करने लगता है इंफिनिटी की तरफ। यानी कि जब आप टेम्परेचर क्या करेंगे 0 केल्विन की तरफ जाएंगे तो कोलिजनल टाइम टेंड्स टू इंफिनिटी, एंड इफ वी पुट द इंफिनिटी वैल्यू ऑफ द टाउ इट बिकम 0, रो बिकम 0, देन आर बिकम 0। तो आर यहाँ से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जिसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं क्लासिकल थियरी की मदद से, बिकॉज दिस इज द क्लासिकल रिजल्ट। ये जो है ओम्स लॉ को डिराइव करके आप लाते हैं। द नेक्स्ट वन इज द परफेक्ट डायमैग्नेटिक नेचर। परफेक्ट डायमैग्नेटिक नेचर में अब देख सकते हैं काईएम इक्वल टू -1 है। मतलब क्या है कि इसका जो आपका ससेप्टिबिलिटी है वो -1 है। -1 से नीचे वैल्यू नहीं होती है किसी भी मटेरियल की। किसी मटेरियल की -1 से 0 नहीं वैल्यू होने का मतलब यही है परफेक्ट डायमैग्नेटिक। ठीक, यानी कि आपका अगर लगाते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, आप मटेरियल को रखते हैं तो वो खुद ब खुद मैग्नेटाइज होता है। यहाँ समझने वाली जो बात है ये है कि जैसे कि हम लोग समझते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लगाया और उसने रिपल कर दिया, तो रिपल किस तरह से किया ये समझने वाली बात होगी हमारी। तो जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो वो खुद ब खुद क्या करता है, कुछ करंट इंड्यूस करता है।
और वो करंट जो होते हैं वो इस तरह से होते हैं कि उनके मैग्नेटिक फील्ड जो बनते हैं, इंड्यूस्ड करंट के वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है, दैट मैग्नेटिक फील्ड रिपल द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, और इस वजह से कैंसल आउट होने के वजह से जो टोटल मटेरियल का बल्क बॉडी होता है उसमें किसी टाइप का कोई मैग्नेटिक फील्ड एंटर नहीं कर पाता। ठीक, तो हम कह पाते हैं कि वो क्या है, परफेक्ट डायमैग्नेटिक, बट वी नो देयर इज नो एनी परफेक्ट टाइप ऑफ बिहेवियर। तो आगे हम देखेंगे भी कि वो परफेक्शनिज्म जो होता है वो खत्म भी हो जाता है, कुछ मटेरियल्स हमको ऐसे भी मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द फ्लक्स क्वांटाइजेशन। तो जैसा कि अभी मैंने कहा कि कोई परफेक्ट नहीं होता है, तो इसका मतलब कि कुछ ऐसे मटेरियल होंगे जिसमें आपका फ्लक्स क्या कर जाएगा, पास आउट हो जाएगा, बट वो जो फ्लक्स के पास आउट होने का बिहेवियर होगा वो क्वांटाइज्ड फॉर्म में। ये नहीं कि वो कंटिन्यूअसली किसी मटेरियल को क्या कर सकता है, पार कर सकता है, नहीं, ऐसा नहीं होगा, फ्लक्स क्वांटाइज्ड होगा। तो वहां पे ग्राफ देखेंगे, फाई एंड फाई नॉट में ही है एक्चुअली, दोनों और फाई है, तो उसमें एक आपको सीढ़ी जैसा फिगर दिखाई दे रहा है, स्टेयर जैसा, तो वो बता रहा है कि क्वांटाइज्ड है मैग्नेटिक। नीचे एक रिंग भी दिखाई दे रहा है जिसमें सुपर करंट फ्लो हो रहा है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उससे क्या कर रही है, पास कर रही है, लेकिन उन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो वैल्यू होगा वो क्वांटाइज्ड होता है। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात करें तो दैट इज द मैग्नेटिक फ्लक्स, तो मैग्नेटिक फ्लक्स इज एक्चुअली क्वांटाइज्ड इन फॉर्म एंड द फ्लक्स क्वांटम इज डिफाइंड आल्सो phi naught, that is h upon 2e, and the value is 2 into 10 to the power minus 50, 10 to the power minus 50. This is a very very low value of the magnetic flux. तो यहाँ से हमें एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं कम मैग्नेटिक फील्ड को इस टेक्निक से हम मेजर कर पाएंगे। यानी कि लो मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करने के लिए हम सुपर कंडक्टर को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो these are the three hallmarks actually, zero resistance, perfect diamagnetism and the flux quantization. Next one is the critical parameters and the penetration depth. So critical parameters actually are the limitations of the superconducting natures. उस फिगर को आप देख भी पाएंगे यहाँ पे, ये जो आपको ग्राफ दिखाई दे रहा है ये टेम्परेचर, मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट डेंसिटी के बीच ड्रॉ किया गया है, और यहाँ पे एक आपको रीजन दिखाई दे रहा है कलर फॉर्म में। तो इसी बाउंड्री के बीच ही हमारा मटेरियल सुपर कंडक्टिविटी शो करता है। जैसे हम इस बाउंड्री से बाहर जाते हैं इन पैरामीटर्स को बदल करके, तो ये वैल्यू सॉरी सुपर कंडक्टर जो होता है वो नॉर्मल कंडक्टर में बदल जाता है। ठीक, तो इस तरीके से एक जेसी यानी क्रिटिकल करंट डेंसिटी, क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड एंड क्रिटिकल टेम्परेचर, तो इन तीनों का पैरामीटर अगर इनके बीच है यानी कि टीसी, एससी एंड टीसी, जेसी, इन तीनों के बीच है, तो आप कहेंगे कि और मटेरियल shows the superconductivity. And the empirical formulas are written here. SCT, that will also depend on the temperature, and this is the TC, critical temperature, and this is the result of the penetration depth actually. This is penetration depth. Penetration depth means जैसे कि हमारा मटेरियल जो होता है वो बल्क फॉर्म में अगर है, बल्क जो यानी कि अंदर का जो मटेरियल होता है उसका बिहेवियर कुछ अलग होता है, क्योंकि वहां कोई बाउंड्री शेयर नहीं होती है। बट जैसे ही हम मटेरियल के सरफेस पे आते हैं तो वहां पे एक बाउंड्री शेयर होती है, मतलब वहां पे कुछ फिजिक्स हमारी चेंज होती है। तो फिजिक्स चेंज होने का मतलब ये है कि उस मटेरियल का बिहेवियर सरफेस पे कुछ डिफरेंट हो जाता है, और उसी डिफरेंस के वजह से आप कह सकते हैं कि यहाँ पर एक ग्राफ यहाँ देख सकते हैं B और X के बीच बनाया गया। X is actually the distance from the surface inward of the material. If you take a ball like this, ये जो बॉल है ये मटेरियल एक है और ये सुपर कंडक्टिंग शो कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इस फिगर में सुपर कंडक्टर्स की तरह शो कर रहा है, यानी कि इसने क्या किया है, मैग्नेटिक फील्ड को एक तरीके से रिपल कर दिया, जबकि यहाँ पर इसमें पास आउट हो रहा है यहाँ पे। तो ये बिहेवियर क्या है बेसिकली, कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे, जो चार्ज कैरियर्स हैं, वो एक कलेक्टिव बिहेवियर शो कर रहे हैं, और इस वाले में यानी कि सुपर कंडक्टर वाले में
एक कलेक्टिव बिहेवियर शो करते हैं और एक कोहेरेंट स्टेट फॉर्म करते हैं, और वो कोहेरेंट स्टेट एक ऐसा प्रॉपर्टी शो कर देता है जिसको हम कहते हैं परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म। बट टीसी से ऊपर यानी कि हायर टेम्परेचर जो होता है, क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर, ये जो चार्ज कैरियर्स हैं ये उस तरीके का कोहेरेंट बिहेवियर नहीं शो करते, इनकोहेरेंट बिहेवियर शो करते हैं। इसी वजह से हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो जाता है, पेनिट्रेट कर जाता है। बट अगर इन दोनों की बात करें कि वो कब आपका टीसी है, तो टीसी इज एक्चुअली द टेम्परेचर, तो क्रिटिकल है, मतलब वहां पे कुछ क्या होगा, प्रॉक्सिमिटी बनेगी। प्रॉक्सिमिटी बनने का मतलब वहां पे एक रेंज होगा, छोटा सा नेबरहुड होगा, जिस नेबरहुड में ये कुछ उन दोनों की प्रॉपर्टी रखेगा। दोनों की प्रॉपर्टी रखने का ही मतलब है कि जैसे जैसे हम मटेरियल के अंदर जाएंगे तो ये रिपल्सन बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे मेटल के सरफेस पे आएंगे तो ये रिपल्सन घटता जाएगा। इसका मतलब एक छोटा सा हमको क्या मिल जाएगा, ऐसा थिकनेस सरफेस पे जरूर मिलेगा जहां पर न तो पूरी तरीके से वो रिपल कर पा रहा है और न ही पूरी तरीके से वो पेनिट्रेट कर पा रहा है। इस हिसाब से अगर हम देखें तो ये इक्वेशन भी यहाँ दिख रहा है आपको, जो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है, और इस तरीके से 1/e टाइम्स जहां तक ये डीके हो पाता है उस लेंथ को ही हम पेनिट्रेशन डेप्थ का पाते हैं। तो ये आपका पेनिट्रेशन डेप्थ हो जाता है एंड क्रिटिकल पैरामीटर्स हो जाते हैं जो हमारे सुपर कंडक्टिंग मटेरियल्स को कैरेक्टराइज करने में मदद करते हैं। नेक्स्ट इज द टाइप ऑफ द सुपर कंडक्टर्स। Basically here the classification is based on the Meissner effect. Meissner effect is nothing but it is the repulsion of जो कि हमने पिछले स्लाइड में भी देखा था, अगर आप देखें तो ये जो आपको फिगर दिखाई दे रहा है, दिस इज द Meissner effect, repulsion of the magnetic field in the magnetic field in the magnetic field of the superconductor is the Meissner effect. वो हम लोगों ने अपने लैब में परफॉर्म भी किया, आगे मैंने उसका एक फिगर लगाया हुआ है, वो दिखाएंगे, आगे देखिए। तो यहाँ आकर देखिए तो इसको मेसनर इफेक्ट पे अभी बेस पे क्लासिफाई किया गया है। तो फर्स्ट वन इज टाइप वन। तो इसमें आप देखेंगे तो परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म यहाँ HC तक, यानी कि अप्लाइड जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका एक वैल्यू हमको मिल रहा है, क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड, उस पर आते ही हमारा जो परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म है वो पूरी तरीके से खत्म हो जा रहा है और वो नॉर्मल कंडक्टर बन जा रहा है। तो शार्प चेंज इज एक्चुअली इज इन टाइप फर्स्ट, तो शार्प अगर चेंज हो रहा है, बट अगर ये कंटिन्यूअसली डिक्रीज होकर के जीरो हो तो हम कहेंगे कि दिस इज द टाइप 2। तो इस केस में क्या होता है कि हमको SC की वैल्यू 1 न मिल करके 2 मिलती है। ठीक, ये उसी तरीके का बिहेवियर है जैसा कि हम लोग लिक्विड और सॉलिड के बीच समझते हैं। तो सॉलिड और लिक्विड की बात करते हैं तो वहां पे मेल्टिंग पॉइंट 1 मिला तो सॉलिड एंड लिक्विड हो गया, लेकिन वहीं 2 मेल्टिंग पॉइंट मिल गया तो बीच में एक स्टेट एग्जिस्ट करता है जिसको आप लोग लिक्विड क्रिस्टल के नाम से, ठीक। तो कुछ उसी तरीके का यहाँ पर भी बिहेवियर। एंड नेक्स्ट वन इज द टाइप 1.5, मीन्स एक ऐसा भी स्टेट है हमारे पास जिसमें ये दोनों बिहेवियर शो होता है। मीन्स यहाँ पे आप देखेंगे तो थोड़ा सा ये शार्प चेंज हुआ है, फिर ये कंटिन्यूअसली चेंज हुआ है। इसमें भी 2 ही SC मिल रहा है, बट बिहेवियर इस ग्राफ का क्या है, अलग है, ठीक। तो इसको हम टाइप 1.5 बोलते हैं, यानी कि 1 और 2 के बीच का, जिसको 1.5 आप कर सकते हैं, इसी वजह से नाम इसका रखा गया है। तो इसमें कुछ यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ सडन लॉस ऑफ द मैग्नेटाइजेशन, इसमें मैग्नेटाइजेशन लॉस हो जाता है, कंप्लीट मेसनर इफेक्ट शो करता है, एग्जिस्ट 1 SC है, आफ्टर SC नॉर्मल स्टेट हो जाता है। और ये आप देख पाएंगे तो ये जो लिखा हुआ है ये तो रेशियो एक है जो पेनिट्रेशन डेप्थ और कोहेरेंस लेंथ का है। कोहेरेंस लेंथ आगे अभी एक्सप्लेन करेंगे। तो इसकी वैल्यू अगर हम देखते हैं तो 1/√2 से छोटी होती है तो ये टाइप 1 में बिलोंग करता है, और 1/√2 से अगर ज्यादा होता है तो ये टाइप 2 में बिलोंग करता है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, एल्यूमिनियम, नाइबियम, SN, ये टाइप 1 में है, और ये YBCU जो कंपाउंड फॉर्म है ये एक्चुअली शो करते हैं टाइप 2 बिहेवियर। एंड नेक्स्ट 1.5 जो टाइप है इसमें भी कुछ मटेरियल हमको मिले हैं, इसमें दोनों नेचर दिखते हैं, मल्टी कंपोनेंट SC है, 2 और मोर कोहेरेंस लेंथ होते हैं। तो यहाँ पे एक और आप देख सकते हैं कि कोहेरेंस लेंथ क्या होता है, अलग होता है। कोहेरेंस लेंथ थोड़ा डिफाइन करें हम, तो इसमें आगे थोड़ा सा स्लाइड लेते हैं। VCS theory. VCS theory is actually given by John Bardeen, Leon Cooper and John Robert Stifel.
इस काम के लिए इन लोगों को नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है। तो ये सुपर कंडक्टिविटी जो ऑब्जर्व किया गया था कैमरलिन ऑन्स के थ्रू, उसको एक्सप्लेन करने के लिए इन्होंने एक माइक्रोस्कोपिक फंडामेंटल क्वांटम लेवल की एक थ्योरी दी, जिससे बखूबी समझा पाए कि क्या सुपर कंडक्टिविटी था और कैसे लो टेम्परेचर पर सुपर कंडक्टिविटी नेचर दिखती है, यानी कि सुपर करंट फ्लो हो पाते हैं। तो उसमें एक सबसे बड़ा जो इनका फंडामेंटल पोस्टुलेट रहा इस थियरी में, और इस एक्सचेंजमेंट का फोनान एक्सचेंज, तो आप देख सकते हैं व्हेन फोनान एक्सचेंज डोमिनेट्स द रिपल्सिव कूलम्ब इंटरेक्शन। फोनान एक्सचेंज क्या होता है? फोनान इज एक्चुअली द क्वांटा ऑफ द लैटिस वाइब्रेशंस। तो सॉलिड स्टेट में आप हैं अगर, तो आप जानते होंगे जरूर कि मटेरियल जो होते हैं वो जिस टेम्परेचर पे हैं उस टेम्परेचर पर उनकी वाइब्रेशन चल रही होती है एटम्स की। तो इसका मतलब हमारा लैटिस एक पॉइंट पर फिक्स नहीं होता है, मतलब कुछ ना कुछ वाइब्रेशन चल ही रही होती है। तो इस तरीके से, और उसमें इलेक्ट्रॉन हमारे चल रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उस लैटिस वाइब्रेशंस के साथ इंटरेक्ट होते हैं। लैटिस वाइब्रेशन से इंटरेक्ट होने का ही मतलब है कि फोनान से इंटरेक्शन हो रहा है इलेक्ट्रॉन, यानी कि फोनान इंटरेक्ट विद द इलेक्ट्रॉन्स। तो जबकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आपस में भी इंटरेक्ट करते हैं, जो कि एक तरीके से आप कह सकते हैं कि कूलम्ब इंटरेक्शन है, कूलम्ब रिपल्सिव फोर्सेस लगती है। और एक फोर्स लग रहा है आपके लैटिस वाइब्रेशंस और इलेक्ट्रॉन के बीच। तो जब ये फोर्स लग रहा है तो हम इलेक्ट्रॉन और फोनान के बीच को फोनान एक्सचेंज डोमिनेट्स, सॉरी, ये फोनान एक्सचेंज कह देंगे, और रिपल्सिव कूलम्ब इंटरेक्शन हम इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच का। तो जब लो टेम्परेचर पे जाते हैं हम लोग मटेरियल को लेकर के, तो होता क्या है कि ये फोनान एक्सचेंजमेंट जो होती है, यानी कि फोनान इंटरेक्शंस जो होता है, ये पावरफुल हो जाता है, यानी कि डोमिनेट कर जाता है कूलम्ब इंटरेक्शन से, जिससे कि क्या हो पाता है कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में जो रिपल्सन होता है वो कमजोर पड़ जाता है, और एक आप कह सकते हैं कि बहुत अच्छा तालमेल बन जाता है दो इलेक्ट्रॉनों के बीच, और इस तरीके से वो एक पेयर फॉर्म। तो ये बड़ा इफेक्टिव इन लोग इस थियरी की बात है, क्योंकि हमेशा से हम जानते हैं कि दो इलेक्ट्रॉन हैं, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है तो रिपल्सन होगा ही, ठीक, और वो एक साथ कैसे रह सकते हैं? तो ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर कूपर पेयर फॉर्म होता है और ये एक बोसन की तरह बिहेव करता है। तो जैसे ये फॉर्म होता है तो इक्वली बाउंड कूपर पेयर फॉर्म हो जाता है, और इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी है वो 10⁻³ यानी कि 1 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास है। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि रूम टेम्परेचर पर किसी भी मटेरियल को 26 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास एनर्जी मिल रही होती है। आरटी आप केटी के हिसाब से जानते हैं, केटी वैल्यू। तो ये 1 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो रूम टेम्परेचर पर तो ऑब्वियस बात है कि हमारा कूपर पे फॉर्म हो ही नहीं, क्योंकि 26 तो वैसे ही मिल जा रहा है टेम्परेचर की वजह से, और बाइंडिंग एनर्जी है कितनी, 1 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बहुत ज्यादा हो गया, 25 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट ज्यादा है, तो वो ब्रेक फॉर्म में ही रहेंगे, यानी ब्रेक हो जाएंगे एक तरीके से। यहाँ पे ये भी है कि हम ब्रेक इस तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे कि अगर फोटॉन हम इंसिडेंट करा देते हैं, एच न्यू फोटॉन ईजी से अगर ज्यादा है, तो हमारा कूपर पेयर ब्रेक भी हो जाता है। तो इसी वजह से हमको जरूरत पड़ता है टेम्परेचर को लो ले जाने की, जिससे कि जो टेम्परेचर की वजह से उसको एनर्जी मिलनी है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से ये डोमिनेट कर जाता है और कूपर पेयर फॉर्म होते हैं। तो कूपर पेयर फॉर्मेशन का जो एक्चुअली प्रोबेबिलिटी है वो ज्यादा होता है कब, जब हमारे दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से अपोजिट मोमेंटम में हो। तो वो यहाँ फिगर में देख सकते हैं। इससे ये जो अभी एनर्जी गैप, सॉरी, ये जो मिला हुआ है बाइंडिंग एनर्जी, इसी बाइंडिंग एनर्जी का एग्जिस्टेंसमेंट हम लोगों को एक्सपेरिमेंटली एनर्जी गैप के फॉर्म में मिला। यानी कि जब सुपर कंडक्टर का एक तरीके से एनर्जी और बैंड डायग्राम्स वगैरह देखे गए उस टेम्परेचर पर, तो एक गैप हमको नजर आ रहा था, जिसको हम यहाँ पे कह सकते हैं एनर्जी गैप, जो क्वासी पार्टिकल। तो इसके ऊपर हमारा जो पार्टिकल है, एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो अनपेयर्ड फॉर्म में रहते हैं, लेकिन जैसे ही इस एनर्जी के नीचे आते हैं वो कूपर पेयर फॉर्म करते हैं। ठीक, ये कूपर पेयर फॉर्म हो जाते हैं। तो कूपर पेयर का जो कॉन्सेप्ट है वो विशेष थ्योरी का मेन कॉन्सेप्ट है, जो सुपर कंडक्टर को एक्सप्लेन करने के में यूज करते हैं। तो नेक्स्ट इज द जोसेफ्सन इफेक्ट। जोसेफ्सन इफेक्ट क्या है, इसको जरा देखें। तो जैसा कि हम लोगों ने सेमीकंडक्टर फील्ड में, यानी कि जब हम सेमीकंडक्टर की बात करते हैं तो सबसे जरूरी सेमीकंडक्टर नहीं होता है। सेमीकंडक्टर, दो सेमीकंडक्टर को रख करके एक दूसरे टाइप का सेमीकंडक्टर बीच में रखते हैं, यानी कि हम बात करते हैं पीएनपी ट्रांजिस्टर्स वगैरह की, क्योंकि ट्रांजिस्टर मेन हमारा सुपर कंडक्टर का एक डिवाइस है जो टेक्नोलॉजी को बहुत ही ज्यादा इन्हांस किया हमारे। और इस समय का जो टेक्नोलॉजी है सेमीकंडक्टर बेस्ड,
हमारा है। तो कुछ उसी तरीके से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म होने लगे। दो सुपर कंडक्टर के बीच इंसुलेटर रखा जाने लगा, नॉर्मल मेटल्स रखे जाने लगे, वीक लिंक्स बनाने लगे, क्योंकि हम लोग उसको शार्पली कनेक्ट न करके वीकली उसको कनेक्ट करें, और उस हिसाब से अब वोल्टेज लगाकर करंट को फ्लो करा कर देखें उस सिचुएशन में, जिस सिचुएशन में हमारा मटेरियल सुपर कंडक्टर शो करता है। तो यहाँ पर अब उन चार्ज कैरियर्स जिनको हम सुपर पेयर कह रहे हैं, तो ये टनल करते हैं। टनल करने का टनलिंग इफेक्ट एक क्वांटम इफेक्ट है, जिसमें आपका एनर्जी कम होने के बाद भी इस बैरियर को हमारा चार्ज कैरियर्स या जो पार्टिकल होते हैं वो पेनिट्रेट करके चले जाते हैं। तो ये आपका एक टनलिंग इफेक्ट दिखाई दिया, जोसेफसन के ने देखा इसको, और इस हिसाब से उन्होंने दो तरीके के इस इफेक्ट को देखा, डीसी जोसेफसन इफेक्ट एंड एसी जोसेफसन इफेक्ट, जिसको हम यहाँ समझ सकते हैं कि ये जो फिगर दिखाई दे रहा, एक सुपर कंडक्टर नीचे है और एक सुपर कंडक्टर ऊपर है, बीच में एक ऐसा लेयर है इन जो नॉर्मल मेटल है, नॉर्मल इंसुलेटर भी लिया जा सकता है, नॉर्मल मेटल है जो बहुत ही पतला है, आप देख सकते हैं 3 नैनोमीटर का, 3 नैनोमीटर, जो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जो कूपर पेयर फॉर्मेशन हो रही हैं, इन कूपर पेयर का फॉर्मेशन होने के लिए जो बीच का ये लेंथ मिलता है, इसी को हम लोग कोहेरेंट लेंथ भी कह पाते हैं, कि जिनके जिस डिस्टेंस के बीच तक वो एक तालमेल बिठा करके चल रहे हैं बिना एक दूसरे से कोलिजन किए हुए, तो उसी को हम कोहेरेंस लेंथ कहते हैं। तो ये कोहेरेंस लेंथ जो होना चाहिए हमारा, ये कोहेरेंस लेंथ जो है उसी के ऑर्डर का अगर हमारा करीबन क्या होगा, ये इंसुलेटर का थिकनेस होगा, तभी ये जो टनलिंग है वो बेटर हो पाती। मतलब क्योंकि अगर टनल होगा तो फिर यहाँ तो कूपर पेयर का अपना पेयर फॉर्मेशन का जो नेचर है वो नहीं बना रखा, तो अगर ज्यादा गैप रहा तो बीच में क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, और ये कोई जरूरी नहीं है कि उस पार पहुंचने के बाद वो फिर से क्या कर ले, पेयर बना ले। तो इस वजह से इतना पतला लेंथ रखना पड़ता है कि कम से कम जब तक वो टनल कर रहे हैं तब तक वो कोहेरेंटली बिहेव करेगी और वो उस तरफ पहुंच पाए। तो इस वजह से ही इस थिकनेस को बहुत पतला रखा गया है। तो यहाँ पे डीसी जोसेफसन इफेक्ट क्या है कि जब हम इस तरीके का अरेंजमेंट बना करके वोल्टेज अप्लाई करते हैं, तो एक बार मान लीजिए कि हमने सिर्फ क्या कर दिया, वायर कनेक्ट कर दिया, वोल्टेज नहीं लगाया, मीन्स हमने वोल्टेज 0 किया हुआ है, फिर भी हम देख रहे हैं कि एक करंट फ्लो होता है, फिर भी हम देखते हैं कि एक करंट फ्लो होता है, लेकिन वो करंट जो होता है कांस्टेंट फ्लो होता है। तो कांस्टेंट करंट को हम एक्चुअली डीसी करंट कहते हैं बेसिकली, इस वजह से इसका नाम रखा गया डीसी जोसेफसन इफेक्ट, जो कि ये आपका क्या है, सुपर करंट है, और वो ये आईसी जो है उसकी क्रिटिकल वैल्यू है, इससे मैक्सिमम नहीं होगा, क्योंकि साइन फाई की वैल्यू -1 +1 मैक्सिमम हो सकती है, तो इस आई एस की वैल्यू मैक्सिमम प्लस माइनस आईसी ही होगी। ये फाई यहाँ पे वेरिएबल नहीं होता, ठीक। तो यहाँ पे एक बार फाई जो बनता है, जिसको हम लोग एक्चुअली फेज कहते हैं, फेज इसी के बीच का है कि जो कूपर पेयर हमारा इस साइड बिहेव कर रहा है और उस साइड बिहेव कर रहा है, तो क्वांटम मैकेनिकली हम वेव फंक्शन के फॉर्म में ही पार्टिकल्स को समझते हैं। तो इस तरफ का अगर वेव फंक्शन है हमारे पास और उस तरफ का वेव फंक्शन है, तो इन दोनों के बीच एक फेज डिफरेंस होता है, उसी फेज डिफरेंस को यहाँ फाई लिखा गया, और ये फेज डिफरेंस कांस्टेंट रहता है, तो ये पूरा करंट हमारा कांस्टेंट रहता है, और उस केस में वोल्टेज 0 होता है। दिस इज नोन एज डीसी जोसेफसन इफेक्ट। नेक्स्ट वन इज द एसी जोसेफसन इफेक्ट। तो यहाँ जब जैसे ही वोल्टेज अपीयर होता है, तो ये हमारा जो फेज है वो चेंज होने लगता है, और ये फेज चेंज होने के बाद से एक फिर करंट बनता है जो वेरिएबल करंट, एंड दैट वेरिएबल करंट कैन बी ट्रीटेड एज द एसी करंट, और उसको इस इफेक्ट को हम बोल पाएंगे एसी जोसेफसन इफेक्ट। इस वेरिएशन को देखें तो अगर हमारा टाइम के साथ फेज चेंज होगा, डी फाई बाई डी टी हमारा एक वैल्यू देता है जो कि 2E इज एक्चुअली द नेट या टोटल करंट आप कह सकते हैं कूपर पेयर का, क्योंकि उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इस वजह से 2E है, ठीक। तो 2eV/h क्रॉस। अभी हम लोगों ने देखा था पीछे कि जो फाई है वो क्वांटाइज्ड होता है, जो फ्लक्स है और ये फेज है, तो फ्लक्स और फेज में रिलेशन होता है। तो इस तरीके से वोल्टेज को बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से लो लेवल पे हम डिफाइन कर सकते हैं। तो स्टैंडर्ड डिफिनीशन ऑफ द जो वोल्टेज है वो सुपर कंडक्टिंग बेस्ड स्क्यूड डिवाइस के तौर पे ही डिफाइंड किया गया है। जिस तरीके से करंट का डिफिनीशन आप लोग देखे होंगे 11th वगैरह में रहता है, तो पैरेलल वायर्स हों तो उसमें करंट फ्लो होता है, उसी तरीके से डिफिनीशन यहाँ वोल्टेज का स्टैंडर्ड डिफिनीशन बनाया गया। So these are the effects given by the Josephsons. And the next is the application of the system. So this is actually the MRI
सिस्टम, मतलब फैमिलियर है एमआरआई सिस्टम से, जिससे हम क्या कर पाते हैं कि बॉडी ऑर्गन्स की बहुत ही नीट एंड क्लीन और बहुत ही अच्छी इमेज ले पाते हैं। तो यहाँ आप देख पाएंगे कि एक सुपर कंडक्टिंग स्टीम कॉइल्स यूज की जाती है, सुपर कंडक्टिंग कॉइल। इस सुपर कंडक्टिंग को सुपर कंडक्टिंग स्टेट में रखने के लिए यहाँ पे हीलियम चैम्बर भी है, नाइट्रोजन चैम्बर भी है, जिससे कि हम लो टेम्परेचर यहाँ बना पाते हैं। तो यहाँ पे मैग्नेटिक रेजोनेंस करके बेसिकली हम मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग करते हैं। ये मैग्नेटिक रेजोनेंस का मतलब क्या है यहाँ कि जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ अप्लाई करते हैं, तो ये मैग्नेटिक फील्ड हमारे बॉडी में रहने वाले हाइड्रोजन जो एटम होते हैं, या आप कह सकते हैं कि वाटर हमारे शरीर के अंदर 65%, तो मैग्नेटिक फील्ड में वो अलाइन होते हैं। तो हाई मैग्नेटिक फील्ड हमको बहुत चाहिए उनका बढ़िया से अलाइनमेंट करने के लिए। तो इसी वजह से सुपर कंडक्टिंग कॉइल का इस्तेमाल किया जाता है हाई मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए। तो यहाँ पे 1.5 टेस्ला आप देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड है, और यह 1.5 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड बना करके उन हाइड्रोजन को अलाइन किया जाता है। ठीक, और उस समय हम रेडियो वेव उसी समय क्या कर रहे होते हैं, उस पर भेज रहे होते हैं। तो अगर अलाइनमेंट का एक फ्रीक्वेंसी होगा और रेडियो वेव का जो फ्रीक्वेंसी होगा वो मैच करता है, तो रेजोनेंस होता है, और इससे एक हमको डेटा मिलता है, जिस डेटा को हम फिर प्लॉट करते हैं इमेज के फॉर्म में, तो वो हमें एमआरआई फिगर मिल जाए। तो एक एप्लीकेशन हो गया एमआरआई में आपका सुपर कंडक्टर का, जो बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। और ये आपका है मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन्स, जो हम देखते हैं। मैग्नेटिक ट्रेन्स क्या है ये आप देख सकते हैं, ये नीचे वाला जो फिगर दिखाई दे रहा है ये ट्रेन का, ये पूरा ट्रेन का फिगर है, और यहाँ ये रेल है। बेसिकली ये वाला जो फिगर दिखाई दे रहा है ये रेल है, और उस रेल के ऊपर ये पूरी इतनी बड़ी ट्रेन दिखाई दे रही है। इसका ये जूम फिगर है, ये यहाँ पे जूम किया गया है इस फिगर को। ठीक, इस फिगर में आप देखें तो ये ब्लैक वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये रेल हो जा रहा है। रेल मतलब जो हमारा रोड है, और उसके ऊपर ये हमारा ट्रेन का पूरा सिस्टम है। इसमें बेसिकली 3 हम स्टेप में इसको यूज करते हैं। यानी कि फर्स्ट जो है हमारा लेविटेशन है। लेविटेशन का मतलब कि सुपर कंडक्टिंग जो मटेरियल होगा और मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो अभी हम लोगों ने मेसनर इफेक्ट देखा था। तो मेसनर इफेक्ट में क्या हो रहा था कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ करके हमारा जो सुपर कंडक्टिंग बॉल होता है वो स्टे कर जाता है, और उस पर आप फोर्स भी लगाएंगे तो नीचे जाता नहीं। इसका मतलब कि वो हवा में एक तरीके से क्या हो गया, रुक सा गया, लिविएटेड हो गया है। तो उसी तरीके से हम इस पूरे ट्रेन को भी हवा में ही लिविटेट करा देते हैं। तो फर्स्ट जो हमारा स्टेप होता है लेविटेशन कराना, और इस लेविटेशन कराने के लिए सुपर कंडक्टिंग मटेरियल का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तो नेक्स्ट जो है इसमें प्रोपल्सन है। प्रोपल्सन का मतलब कि स्टेप वाइज में हम लोग मैग्नेट रखते हैं, और ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इस तरीके से रखी जाती है, कम और अधिक, कम और अधिक ऐसे करके रखा जाता है, जिससे कि एक आगे की तरफ फोर्स लगता है, और फोर्स लगने से ये पूरी जो ट्रेन होती है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है। और हमको पता है कि अगर हम लेविटेट करा दिए हैं तो फ्रिक्शन वहाँ नहीं होगा। तो फ्रिक्शन नहीं होगा तो थोड़ा सा भी फोर्स हमें बहुत अच्छा वेलोसिटी दे सकता है, और इस तरीके से बहुत ही कम प्रोपल्शंस में ही बहुत हाई वेलोसिटी अचीव कर पाते हैं। और ये इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अगर हम दूसरे मेथड से भी पा भी लेते हैं इतनी बड़ी वेलोसिटी और फ्रिक्शन रहता है, तो वहां पे बहुत ही ज्यादा हीट जनरेट हो जाएगा, और वो हीट जो जनरेशन होगा वो एक तरीके से पूरे सिस्टम को खराब भी कर सकता है। तो ये प्रोपल्सन है। एंड द नेक्स्ट इज द गाइडेंस एक्चुअली, क्योंकि आगे जब वो प्रोपेल करेगा तो उसको गाइड करने की जरूरत पड़ेगी कि इधर हमको जाना है। तो गाइडेंस के लिए भी हम लोग मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेट्स लगाते हैं, जो लेटरल और अप एंड डाउन यूज करके इसको पूरी तरीके से कंट्रोल करते हैं। इसकी बहुत फिजिक्स जो है हाईटेक है, अब आगे देख सकते हैं। तो ये सुपर कंडक्टिंग मेटेरियल का यहाँ भी यूज होता है, इसको बताना था मुझे। नेक्स्ट इज ऑल्सो द एप्लीकेशन। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सुपर कंडक्टर का इस्तेमाल करके कि यहाँ एक डिवाइस दिखाई दे रही है आपको। इस डिवाइस को हम स्क्विड डिवाइस कहते हैं। स्क्विड का मतलब होता है SQUID, यानी कि सुपर कंडक्टिंग क्वांटम इंटरफेरेंस डिवाइस। तो इसमें क्या होता है बेसिकली, इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पे 2 जोसेफ्सन जंक्शन बनाते हैं, जो अभी हम लोग जोसेफ्सन इफेक्ट पढ़ा था कि 2 सुपर कंडक्टर के बीच एक नॉर्मल मेटल या एक इंसुलेटर रखते हैं, तो दैट इज साइड टू बी द जोसेफ्सन जंक्शन एक्चुअली। जैसे तरीके से हम लोग पीएन जंक्शन जानते हैं, उसी तरीके से जोसेफ्सन जंक्शन होते हैं। तो यहाँ पर 2 जोसेफ्सन जंक्शन होते हैं और ये आइडेंटिकल होते हैं। तो जब इसमें हम करंट फ्लो कराते हैं, तो इसमें जब करंट फ्लो कराते हैं तो इसमें से ये स्प्लिट होकर के हाफ ऑफ करंट एक्चुअली इसमें चला जाता है और फिर इसमें चला जाता है। तो हमने देखा था कि यहाँ पर सुपर पेयर होते हैं तो ये फेज फॉर्मेशन करते हैं, और एक फेज डिफरेंस यहाँ बनता है। तो यहाँ एक फेज डिफरेंस बनेगा और एक यहाँ फेज डिफरेंस बनेगा।
अगर ये दोनों फेज डिफरेंस एक दूसरे के साथ कोहेरेंटली बिहेव करते हैं, तो यहाँ एक तरीके से जिस तरीके से लाइट में इंटरफेरेंस होता है, यहाँ पर करंट्स के बीच इंटरफेरेंस होता है क्वांटम मैकेनिकल में। और इस इफेक्ट को एक्चुअली हम लोग क्वांटम इंटरफेरेंस करते हैं, क्योंकि क्वांटम टनलिंग के थ्रू जो कॉपर ऊपर पेयर जा रहा है, इस वजह से इसको हम लोग क्वांटम इंटरफेरेंस करते हैं। तो इस क्वांटम इंटरफेरेंस के थ्रू हमको डेटाज मिलती हैं, और उन डेटा की मदद से यहाँ हम देख पाते हैं या जान पाते हैं कि इसमें करंट किस तरीके से बिहेव कर रहा है या कितना फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पे ये जो साइज है एक्चुअली इसकी, ये नैनोमीटर में साइज में लिया गया है। माइक्रोमीटर के साइज का भी स्पीड डिवाइस बना हुआ है, और हम लोग का भी रिसर्च है कि इस फील्ड में नैनो साइज का स्पीड डिवाइस बनाया जाए। तो नैनो साइज का अगर स्पीड ये है, तो यहाँ पर एक नैनो पार्टिकल बनाया गया है। तो जैसे कि हम नैनो पार्टिकल को जानते हैं कि नैनो पार्टिकल अगर मैग्नेटिक पार्टिकल हो, तो एक सेपरेट नैनो मैग्नेटिक पार्टिकल का हम मैग्नेटिक बिहेवियर एक स्पीड की मदद से क्या कर सकते हैं, मेजर कर पाए। तो ये अकेले किस तरह बिहेव करता है, ये हम समझ सकते हैं इस डिवाइस से। क्योंकि हमको पता है कि जब कई सारे नैनो पार्टिकल होंगे तो कलेक्टिवली कुछ अलग तरीके से बिहेव कर सकते हैं, और वो अकेले अगर कोई होता है तो अलग तरीके से बिहेव करता है। जैसे कि आप एटम को आइसोलेट करके देखते हैं तो हर एक एनर्जी लेवल सेपरेट सेपरेट होता है, लेकिन जैसे ही एटम्स पास में आते हैं तो बैंड्स फॉर्म कर लेते हैं। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी हम इसकी स्टडी कर सकते हैं, इसमें एप्लीकेशन है। ये जो फिगर आपको दिखाई दे रहा है, ये भी स्पीड का ही एप्लीकेशन है, जिसमें मैग्नेटोमीटर हम बना सकते हैं, वोल्टेमीटर बना सकते हैं, ग्रेडियोमीटर बना सकते हैं। यानी कि वोल्टेज में ग्रेडियंट होगा, यानी कि वोल्टेज और डिस्टेंस अगर मेजर करना है तो आप डायरेक्टली ग्रेडियोमीटर से मेजर कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखें तो ये एप्लीकेशन है मैग्नेटोएन्सेफेलोग्राफी में। मैग्नेटोएन्सेफेलोग्राफी क्या है कि यहाँ पे एक हेलमेट बनाया गया है, और इस हेलमेट में एरे ऑफ स्पीड डिवाइसेस होती है। यानी कि एक पूरा एरे होता है जो मैपिंग कर सकता है हमारे ब्रेन। यानी कि हम लोग समझते हैं या जानते हैं कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसमें इम्पल्सेस फ्लो होती है, और वो इम्पल्सेस जनरेट करती है मैग्नेटिक फील्ड। और जब भी हम कुछ भी सोचते हैं या कुछ भी टच वगैरह करते हैं तो इम्पल्सेस जनरेट होती ही रहती है, और उस इम्पल्सेस से बनने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका भी एक तरीके से मैप चेंज ही होता रहता है। तो इस हेलमेट के थ्रू हम उस मैग्नेटिक फील्ड के चेंजेज को समझ सकते हैं, और जब आप कुछ बिहेव कर रहे होंगे, किसी अलग तरीके का एक्शन कर रहे होंगे, तो उस एक्शन में आपका पूरा मैपिंग किस तरह का, अदर एक्शन में किस तरीके से मैपिंग है, तो ये मैपिंग हम समझ सकते हैं। और रोबोटिक्स वगैरह में भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरीके से एक ब्रेन बनाया जा सके, आर्टिफिशियल ब्रेन, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करके कुछ ऐसा किया जा सके। तो यहाँ पे ये पूरा डिवाइस है। और यहाँ पे देखें तो स्कैनिंग माइक्रोस्कोप है। माइक्रोस्कोप का बेसिकली यहाँ मतलब है कि हम इसी तरीके का, जैसे कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मेजर कर पा रहे थे, वैसे यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड मेजर करके हम फिगर भी देख पाते हैं, पूरे डेटा को एनालिसिस करके। और यहाँ पे फ्लक्स क्यूबिट है। फ्लक्स क्यूबिट का मतलब यहाँ क्या, जैसे कि हम लोग बीट जानते हैं, कंप्यूटर जो अभी इस्तेमाल हो रहा है, और जो क्वांटम कंप्यूटर होते हैं वो एक्चुअली जिस पे काम करते हैं उनको क्यूबिट बोलते हैं। तो अभी हम लोग ने पीछे देखा था अभी कि 2 × 10⁻15 टेस्ला मीटर स्क्वायर का फ्लक्स मेजर कर सकता है एक हमारा स्पीड डिवाइस। तो इतना छोटा सा फ्लक्स फ्लक्सॉन कहा जाता है, और उस फ्लक्सॉन को हम लोग क्यूबिट के फॉर्म में रख सकते हैं। यानी कि अगर हमारा कोई पार्टिकल है उतना बिहेव कर रहा है, तो अप अगर उसका डायरेक्शन है तो हम उसको 1, और डाउन डायरेक्शन है तो 0 कोड करके हम एक तरीके से क्वांटम कंप्यूटर में इसका हेल्प ले सकते हैं। नेक्स्ट इज द अवार्ड टू द सुपर कंडक्टिविटी। अभी तक अगर देखें तो पूरे सुपर कंडक्टिविटी पर 6 एक्चुअली नोबेल प्राइजेस शेयर किए गए हैं करीबन 11 साइंटिस्ट के। आप देख सकते हैं 1913 में एच.के. ऑन्स यानी कि कैमरलिन ऑन्स को मिला, और 2003 में गिंग्सबर्ग एंड ब्रिस्को को मिला। तो ये उनकी प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल एट लो टेम्परेचर के लिए मिला, या बीसीएस थ्योरी के लिए बार्डिन एंड कूपर एंड स्किफर को मिला। फिर टनलिंग इफेक्ट ऑफ सुपर कंडक्टर जोसेफ्सन को भी मिला हुआ है, जिसमें गैगर गिवर भी हैं। और फिर एक 1986 में बेनोज और मुलर को भी नोबेल प्राइज मिला, एक ऐसे मटेरियल को खोज निकालने का जो हाई टेम्परेचर पर, यानी कि अगर विद रिस्पेक्ट टू 4 केल्विन को देखें, उसके रिस्पेक्ट में एक हाई टेम्परेचर पर, यानी करीबन 92 केल्विन पर इन लोगों को मटेरियल खोजने के लिए नोबेल प्राइज मिला हुआ है। कि 92 केल्विन पर YbCO एक मटेरियल होता है, 35 केल्विन पर LbSO होता है। ऐसे मटेरियल जो हाई टेम्परेचर पर सुपर कंडक्टिविटी शो करते हैं। तो हम लोग का हमेशा से है ऐसा कि ज्यादा उसमें प्रेशर वगैरह या किसी अदर तरीके का लो
जो क्रायोजेनिक्स एक्चुअली डिवाइसेस होती हैं जिससे कि हम लो टेम्परेचर बना पाते हैं, क्योंकि हम इसका इस्तेमाल तो कर ही सकते हैं, बट हमारा सबसे ज्यादा कॉस्ट एक्चुअली किस पे आ जाएगा कि उस पूरे सिस्टम को उस टेम्परेचर पर मेंटेन करके रख पाए। जैसे कि अभी हम देखा कि एमआरआई सिस्टम में लिक्विड हीलियम चैम्बर था, नाइट्रोजन चैम्बर था, तो उसको अगर ऑपरेट करना है तो रेगुलरली आपको हीलियम लिक्विड फॉर्म वाला भरना पड़ेगा, मतलब कि आपको हीलियम प्लांट बैठाना पड़ेगा, तो इसका कास्ट बढ़ जाता है। तो हम ऐसे मेटल के खोज में हैं कि रूम टेम्परेचर पर वो सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव कर सकता है। अगर ये कर हो पाता है तो बहुत ही ज़्यादा इन्हांसमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट इज द ये पीआरएल एक पेपर है मेरे सर का ही, निखिल कुमार सर का। इन्होंने एक्चुअली क्वांटम इंटरफेरेंस डिवाइस में ही प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट जो नाइबियम से बना हुआ था वीक लिंक, उसमें प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट को देखा, जो हिस्टेरिसिस से एक्चुअली रिलेटेड, क्योंकि हिस्टेरिसिस भी यहाँ एक मैटर हो जाता है कि जैसे हम करंट फ्लो कराते हैं, ठीक, और फिर करंट को घटाते हैं तो जिस तरीके से वो अप हुआ था वैसे डाउन नहीं हो पाता, यानी कि वो कुछ हिस्टेरिसिस बिहेव करता, तो हम लोग इसको भी इसमें इसमें इस पेपर में एक्चुअली दिखाया गया। ये सर के द्वारा ही बनाया हुआ, आप देख सकते हैं कि 60 माइक्रोमीटर का ये स्केल है, और ये यहाँ पे जो छोटा सा आपको दिखाई दे रहा है यही स्पीड है जिसका जूम फिगर यहाँ दिखाया गया है, ठीक, जो 2 माइक्रोमीटर का है, तो इसी को हम लोग माइक्रो स्पीड बोलते हैं, इसको माइक्रो स्पीड। और इससे भी छोटा बनाने का हम लोग का टारगेट है कि हम नैनोमीटर के रेंज का इसका बना इस मेटल का। तो ये नाइबियम का बना हुआ है, यानी कि लो टेम्परेचर में आता है, क्योंकि मैंने अभी कहा था कि जो सुपर कंडक्टर है उसको क्लासिफाई किया गया था मेसनर इफेक्ट के बेसिस पर, लेकिन एक और दूसरा भी तरीका है क्लासिफाई करने का, एक होता है लो टेम्परेचर सुपर कंडक्टर, एक होता है हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर। इस तरीके से प्रेशर पे डिफाइंड है। तो लो टेम्परेचर सुपर कंडक्टर का मतलब है कि जैसे 4 केल्विन, 9 केल्विन, 10 केल्विन पर अगर सुपर कंडक्टर बिहेव कर रहा है, अगर कहा जाए तो 35 केल्विन, या आप कह सकते हैं कि 70 केल्विन के नीचे अगर कोई सुपर कंडक्टर शो कर रहा है तो वो लो टेम्परेचर सुपर कंडक्टर होगा, और उसके ऊपर बिहेव कर रहा है तो हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर में आएगा। तो जो नाइबियम यहाँ है ये लो टेम्परेचर सुपर कंडक्टर में आता है। और हम लोग जो नैनो स्पीड बनाने के टारगेट में हैं उसमें हम लोग वाईबीसी मेटल का यूज करते हैं, जो एक्चुअली हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर जो 92 केल्विन पर सुपर कंडक्टिविटी शो करता है। नेक्स्ट यहाँ पे सुपर कंडक्टिविटी खत्म हो जाता है। यहाँ पे जो दूसरा आपका मल्टी फेरोइसिटी टॉपिक था उससे रिलेटेड है फेरोइसिटी। फेरोइसिटी का मतलब मीन्स है कि फेरोइक प्रॉपर्टी। तो हम जानते हैं कि मैग्नेटिज्म में हमारे पास फेरोमैग्नेटिज्म होता है और इलेक्ट्रिज्म में फेरो इलेक्ट्रिज्म होता है, और एक और है फेरो इलास्टिक प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन एग्जिस्ट करता है, जो कि एक्चुअली एक्सचेंज इंटरेक्शन की वजह से ही होता है, तो इसको हम फेरोमैग्नेटिज्म बोलते हैं। और ये एक्सचेंज इंटरेक्शन इस फॉर्मूले से दिया जाता है, जो कि आपको हिस्टेरिसिस के थ्रू ये दिखाई भी देता है। तो फेरो मैग्नेटिज्म को अगर आपको चेक करना होता है तो बेसिकली हम शुरुआत में हिस्टेरिसिस लूप अगर किसी मटेरियल दिख जाए तो आप समझिए कि वो फेरो प्रॉपर्टी रख रहा है। एक फेरो इलेक्ट्रिज्म भी ऐसा ही, बट ये मैग्नेटाइजेशन और अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के भी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के बीच होता है, और ये पोलराइजेशन और इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये आप जानते हैं। यहाँ पे 2 टेम्परेचर एग्जिस्ट करते हैं जिसको मैग्नेटिक ऑर्डरिंग टेम्परेचर, क्यूरी टेम्परेचर भी कहते हैं, जो टीसी होता है फेरो मैग्नेटिक के लिए, और यहाँ पे है क्यूरी टेम्परेचर फेरो इलेक्ट्रिक के लिए। अब यहाँ पर जो फेरोइसिटी है इसको एक और हो सकता है फेरो इलास्टिसिटी, जो जिसमें आप कह सकते हैं कि वो स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच से शो करता है। तो इन तीनों को लिया गया, बट हमारा टारगेट है मैग्नेटो इलेक्ट्रिक कपलिंग के बारे में, इस वजह से मैंने फेरो मैग्नेटिज्म और फेरो इलेक्ट्रिक का ही लिया। द नेक्स्ट इज द मल्टी फेरोइसिटी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फेरो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट फेरो मैग्नेटिसिटी ये दोनों है। और जब ऐसे हमारे पास मटेरियल हो जिसमें ये दोनों प्रॉपर्टी है, यानी कि फेरोइक ऑर्डर भी हो और उसके पास फेरो इलेक्ट्रिक ऑर्डर भी हो और फेरो मैग्नेटिक ऑर्डर भी हो, यानी कि अगर देखें तो फेरो इलेक्ट्रिज्म एक्चुअली रिलेटेड होता है चार्ज के अलाइनमेंट की वजह से, यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल्स एक्चुअली होती हैं, और जो फेरो मैग्नेटिक होता है तो वो स्पिन के वजह से, यानी कि जो हमारी स्पिन होती है चार्ज पार्टिकल्स की, यानी कि जो हमारे एटम्स हैं या इलेक्ट्रॉन हैं उनका एक फॉर्म स्पिन होगा, और स्पिन की वजह से हमको मिल पाता है मैग्नेटिक मोमेंट, जिसको मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक फिगर है जिसमें कंबाइंड मटेरियल के थ्रू इसको बनाया गया है, यानी 2 टाइप के मटेरियल हैं जिसमें आपको सुपर कंडक्टिविटी एंड फेरो मैग्नेटिज्म दोनों दिखाई दे रहा है। मैंने शुरू में ही बात करा था एंटागोनिस्टिक बिहेवियर, जो फर्स्ट वर्ड आया था, तो वो यहाँ पे जो एक साथ एग्जिस्ट कर पाए तो कुछ हद तक हो पाया है, बट उतना आप कह सकते हैं कि शार्प हमको कोई सिग्नल नहीं मिल रहा है कि
हम जो नॉइजेज एक्चुअली होती है, क्योंकि हम लोग मेजरमेंट जो लेते हैं उसमें बहुत नॉइजेज आती हैं, और उसमें हम अपने एक प्रॉपर्टी को खोजने के लिए जो एनर्जी ढूंढ रहे होते हैं वो बहुत कम है, तब नहीं ढूंढ पाते हैं। तो अगर कपलिंग बेटर होगी इनके बीच, तो कपलिंग इफेक्ट अगर बेटर है तो हमको सिग्नल भी अच्छा मिल जाएगा। तो एक्सपेरिमेंट किया भी गया और हम लोग को मिला भी है, जो नेक्स्ट आने वाले पेपर्स में दिख सकता है। तो नेक्स्ट इज द एप्लीकेशन ऑफ द मल्टीफेराइड मटेरियल्स। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्पिन है, लैटिस है, चार्ज है, ऑर्बिट है। मींस स्पिन और ऑर्बिट आपका मिला करके फेरोमैग्नेटिसिटी को डिफाइन करने का काम करते हैं, और जो लैटिस है और चार्ज है, लैटिस और चार्ज ये दोनों मिल करके फेरो इलेक्ट्रिसिटी को डिफाइन करने का काम करते हैं। इन दोनों के बीच अगर कपलिंग हो पाती है, मैग्नेटो इलेक्ट्रिक कपलिंग जिसको कह सकते हैं हम लोग, ठीक, और मैग्नेटो इलेक्ट्रिक कपलिंग अगर कहीं हो रही है तो दैट मटेरियल इज सेड टू बी मल्टीफेरोइक मटेरियल। यानी कि एक से ज्यादा अगर फेरोइक प्रॉपर्टी किसी मेटल में होता है तो उसी को हम लोग मल्टीफेरोइक मटेरियल बोलते हैं। तो यहाँ पर इसका भी ज्यादा एप्लीकेशन है, सेंसर्स में है। सेंसर्स का मतलब क्या है, जैसे कि हम लोग कोई सेंसर बनाते हैं, तो अगर कोई मटेरियल हमारे पास और उससे हमने कोई डिवाइसेस बनाई है और उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड को डिटेक्ट करके बता दे रहा है, तो इसका मतलब वो इलेक्ट्रिक फील्ड का सेंसर। और मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट कर पा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड का सेंसर है। ठीक, तो अगर हमारे पास ऐसा मटेरियल है जो एक ही मटेरियल इलेक्ट्रिक फील्ड को भी डिटेक्ट कर पाए और मैग्नेटिक फील्ड को भी डिटेक्ट कर पाए, तो वो कैसा मेटल होगा, तो वही होगा मल्टीफेरोइक मेटल, क्योंकि उसमें दोनों प्रॉपर्टी है। तो अलग अलग टेम्परेचर या अलग अलग कंडीशंस में आप कह सकते हैं कि वो दो तरीके के सेंसर्स का काम कर सकता है इस तरीके से। और उसके पास अगर इस तरीके से कपलिंग हुई तो आप कह सकते हैं कि उसमें और भी हम एक ही मटेरियल का इस्तेमाल कर सकते हैं नंबर ऑफ सेंसर्स के तौर पे। तो सेंसर्स में इस्तेमाल होता है, मेमोरी में भी इस्तेमाल हो पाता है। क्योंकि मेमोरी में कैसे इस्तेमाल हो जाएगा, तो आप समझते हैं कि जो स्पिन है वो प्लस हाफ एंड माइनस हाफ पे होता है, तो उसको 1 0 के फॉर्म में कोड कर पाए तो हम ऐसे मटेरियल में स्टोरेज का भी काम कर पाएंगे, यानी कि मेमोरी भी बन जाएगा। मेमोरी रैम भी बनाते हैं, जो अब का नया रैम आ रहा है वो इस पर एडवांस काम हो रहा है। और एक्विटेटर्स भी है, यानी कि एक्विटेटर्स का बेसिकली मतलब यहाँ क्या है कि यहाँ पर फेरो इलेक्ट्रिक जो प्रॉपर्टी है वो आपके फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल में होता है। और फेरो इलेक्ट्रिक जो मटेरियल होते हैं बेसिकली वो थोड़े बहुत पीजो इलेक्ट्रिक, पायरो इलेक्ट्रिक होते ही होते हैं। पीजो इलेक्ट्रिक का मतलब क्या है कि अगर आप उस पर प्रेशर या फोर्स वगैरह लगाते हैं, जो नेक्स्ट लेक्चर भी हुआ था वो पीजो इलेक्ट्रिक पे ही था, जिसमें टेक्टाइल सेंसर्स की बात हुई थी, जिसमें आपका कुछ भी प्रेशर लगता था तो कुछ सिग्नल्स मिलते थे, वोल्टेज वगैरह मिलता था, और उस वोल्टेज के थ्रू हम पता कर लेते थे कि कितना फोर्स वगैरह या कितना प्रेशर लगा हुआ। तो यहाँ पर फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल पीजो इलेक्ट्रिसिटी भी शो करता है। मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड का सेंसर, मैग्नेटिक फील्ड का सेंसर तो बन ही गया है मैग्नेटिक कपलिंग की वजह से, लेकिन अगर वो पीजो इलेक्ट्रिक शो कर रहा है तो वो एक तरीके से फोर्स का भी सेंसर है। पायरो इलेक्ट्रिक अगर है तो एक तरीके से थर्मल सेंसर है। थर्मल सेंसर, पायरो इलेक्ट्रिक का मतलब होता है कि जो थर्मल एनर्जी ले करके वो वोल्टेज को प्रोड्यूस करते हैं, तो उसको पायरो इलेक्ट्रिक मटेरियल कहते हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ सेंसर्स हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे मटेरियल्स के थ्रू। आवर रिसर्च एंड फैसिलिटी, अब हमारे कुछ रिसर्च की बात है। यहाँ पे आपको एक टेक्निक दिखाई गई है, पल्स लेजर डिपोजिशन सिस्टम। तो यहाँ से हमारा जो वर्क है एक्चुअली, तो जो अभी हमने सुपर इलेक्ट्रिक मटेरियल और फेरो मैग्नेटिक मटेरियल और फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल, तीन टाइप के मटेरियल की बात की है, तो उसमें हमने चूज किया है तीन तरीके के मटेरियल को। जैसे कि आप देख सकते हैं ये YbCO है, या ट्रियम बेरियम कॉपर ऑक्साइड, जिसको आप सुपर 1 2 3 सुपर कंडक्टर भी बोलते हैं। ठीक, तो इस सुपर कंडक्टर को लिया गया है। और LSMO एक मटेरियल है, लेंथेनम स्टांसियम मैग्नीज ऑक्साइड है, ये फेरो मैग्नेटिक शो करता है। और ये जो BTO है ये फेरो इलेक्ट्रिसिटी शो करता है। तो इस तरीके के तीन मटेरियल का हमने सिलेक्शन किया हुआ है, और इन तीनों का थिन फिल्म फॉर्म करेंगे। और वो थिन फिल्म जो होगी, थिन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो करीबन 20 नैनोमीटर के ऑर्डर की होगी, उसकी थिकनेस होगी 20 नैनोमीटर का ऑर्डर। अब बात आती है कि इस 20 नैनोमीटर के ऑर्डर के थिकनेस की फिल्म हम कैसे फॉर्म करें, डिपोजिट कैसे करें। ठीक, तो यहाँ पे वही एक टेक्निक है जिसको हम पल्स लेजर डिपोजिशन सिस्टम कहते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक चैम्बर है। एक्चुअली इसमें हम लोग वैक्यूम क्रिएट करते हैं, और इसमें एक ये रोटेटर है जिस पर जिस मटेरियल का डिपोजिशन करना है उसका पहले से ही हम बड़ा सा बल्क पैलेट फॉर्म कर लेते हैं, और उस पैलेट को यहाँ लगा देते हैं, और लेजर लाइट हम यहाँ फॉल कराते हैं।
जो लेजर लाइट होता है बेसिकली आपका यूवी टाइप का होता है, 248 नैनोमीटर यहाँ दिखाई दे रहा है। क्रिप्टॉन एक्सिमर लेजर है, गैस लेजर है, इससे हम लेजर गिराते हैं और ये बहुत हाई डेंसिटी, हाई एनर्जी का ये पल्स लेजर होता है। यानी कि एक पल्स में आप कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। इतनी ज्यादा एनर्जी होती है कि अगर एक जगह वो गिरता है कहीं, तो वहां का लोकल टेम्परेचर करीबन 1000 डिग्री सेल्सियस से एबव चला जाता है एक पल्स में। तो इस तरीके से इस पायलट पर जैसे ही वो लेजर बीम गिरता है, तो लोकली वहां का जो मॉलिक्यूल होता है वो ब्रेक होता है, एटम ब्रेक होते हैं, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और पूरी तरीके से एक प्लाज्मेटिक फॉर्म में आप कह सकते हैं तो वो आगे बढ़ता है। जैसे ही गिरता है प्रेशर भी लगता है, क्योंकि जहां गिरा तो वहाँ प्रेशर हाई रहा और जहां मटेरियल पूरा है वहां लो प्रेशर रहा। तो इस प्रेशर के डिफरेंस की वजह से वो आगे की ओर भागता है और आगे की ओर भागने की वजह से आप देख सकते हैं कि यहाँ शेडो वाला ब्लू रीजन में बनाया गया है, इसको हम लोग प्ल्यूम बोलते हैं। प्ल्यूम का मतलब एक तरीके से आप इस तरीके के जो मटेरियल है मॉलिक्यूलर और एटॉमिक और इलेक्ट्रॉनिक आयनिक फॉर्म में, वो सब एक साथ बढ़ रहे हैं आगे। तो 4.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर उसी चेंबर में हम एक सबस्ट्रेट रख देते हैं। सबस्ट्रेट आप कह सकते हैं कि एक प्लेटफॉर्म होते हैं जिस पर हम फिल्म को फॉर्म करते हैं। तो उस सबस्ट्रेट का नाम यहाँ एलओ लिया गया है, यानी कि लेंथेनम एल्यूमिनेट है, ठीक। और इस पर हम इस फिल्म को क्या करते हैं, तो यानी कि करीबन 10 मिनट या 5 मिनट में आप कह सकते हैं कि 100 नैनोमीटर का फिल्म का थिकनेस बन जाता है। हम लोग ऐसे गिराते हैं, ये फिल्म बना लिया जाता है। इसी तरीके से हम बार बार करेंगे तो बीटीओ का फिल्म बना सकते हैं, लेसेमो का फिल्म बना सकते हैं। और इस पर ये गोल्ड का प्रॉप बनाया गया है जिस पर आप वोल्टेज 2 में लगा करके 2 में आप करंट मेजर कर सकते हैं। मतलब कि इस फिल्म का आप कैरेक्टराइजेशन करेंगे, फिल्म बनाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है उसका प्रॉपर्टी मेजर करेंगे, और प्रॉपर्टी मेजर करने के लिए आप वोल्टेज वगैरह अप्लाई करेंगे, करंट मेजर करेंगे। तो इस ऐसे मेजरमेंट को हम ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टी मेजरमेंट करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यानी कि चार्ज कैरियर्स का ट्रांसपोर्ट होता है और इस तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है तो हम लोग मेजर कर पाते हैं कि वो अब किस तरह बिहेव कर रहा है। क्योंकि बल्क फॉर्म में वो हो सकता है कि फेरोमेट्रिसिटी शो कर रहा हो या सुपर कंडक्टिविटी शो कर रहा हो, लेकिन फिल्म फॉर्म कर लिया तो क्या वह फिर से वही फॉर्मेशन या फॉर्म कर रहा है कि नहीं। तो ये जो वाइब्रेशियो मटेरियल है, तो जब ये पायलट फॉर्म में रहता है तो बहुत अच्छा सुपर कंडक्टिविटी शो करता है, लेकिन जैसे इसमें फिल्म बनाते हैं ये भूल जाते। भूलने का मतलब क्या है कि ये सुपर कंडक्टिविटी नहीं शो करता। तो बड़ा ये टफ काम होता है कि ऐसा फिल्म फॉर्म करना जो सुपर कंडक्टिविटी शो कर सके। तो मैंने 3 बार फॉर्म किया है, तीसरी बार में ये बना, तो एक ही फिल्म बन पाया। तो ये आपका सुपर कंडक्टर। इसमें एक देख सकते हैं कि यहाँ पे कंट्रोल है। कंट्रोल का मतलब अगर फिल्म की प्रॉपर्टी आप चेंज करना चाहते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं, तो आप इस डिस्टेंस को थोड़ा सा कंट्रोल करते हैं। डिस्टेंस को कंट्रोल करते हैं, जो डिस्टेंस बिटवीन द सबस्ट्रेट एंड टारगेट है। पल्स रेट को कंट्रोल करते हैं कि किस रेट से फ्रीक्वेंसी, यानी 1 सेकंड में 2 पल्स गिराना है कि 1 सेकंड में 5 पल्स गिराना है, तो ये कंट्रोल करते हैं। एनर्जी डेंसिटी आप कंट्रोल कर सकते हैं उस पल्स का। और उसके बाद से बैकग्राउंड गैस, यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बैकग्राउंड गैस और उसका प्रेशर। बैकग्राउंड गैस का मतलब क्या है कि इस पूरे चैम्बर में हमने कहा कि शुरू में वैक्यूम बनाते हैं, बट वैक्यूम आप बनाएंगे तो इसको ट्रेवल करने का जो तरीका होगा वो बदल जाएगा। क्योंकि हमको पता है कि वैक्यूम में जो मटेरियल होते हैं वो अलग तरीके से बिहेव करते हैं, अलग तरीके से मोशन करते हैं, ठीक। लेकिन अगर हम एक गैस प्रोवाइड कराते हैं इसमें, तो उसके जो ये मोशन है, ये जो चार्ज पार्टिकल आयन या मॉलिक्यूल जो आगे की ओर जा रहे हैं, इनको हम इस गैस के, इस चैम्बर में जो गैस है उस गैस के प्रेशर और उस गैस की प्रॉपर्टी को चेंज करके हम उसके मोशन को कंट्रोल कर सकते हैं, और इस हिसाब से हम डिपोजिशन को भी क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक। तो ये एक पीएलडी है, ये बहुत ही वर्सेटाइल एक तरीका से टेक्निक है फिल्म फॉर्मेशन में। नेक्स्ट इज आवर लैब एक्चुअली। तो ये हमारा लैब है जिसमें आप देख सकते हैं कि ये पूरा सिस्टम है, जिस सिस्टम में ये हीलियम सिलेंडर है जिसमें हीलियम गैस भरी होती है। ये आपका एक क्रायोकेन है। क्रायोकेन इसलिए इसका नाम है क्योंकि इसमें क्रायोजेनिक फॉर्म में आप कह सकते हैं कि टेम्परेचर को हम क्या करते हैं, लो करके रखते हैं। तो इसमें हम लोग लिक्विड नाइट्रोजन, यहाँ फनल है, इस फनल से लिक्विड नाइट्रोजन डालते हैं, तो इसके अंदर आपका लिक्विड नाइट्रोजन जाता है और उसमें एक सिलिंड्रिकल ट्यूब है। उस ट्यूब के अंदर ये इंसर्ट है, एक तरीके से रॉड है, उस रॉड में ही हम पूरा अपना मटेरियल जिसका मेजरमेंट लेना होता है उसको सेटअप वटअप करके अंदर डाल देते हैं। और यहाँ पर उस चेंबर के अंदर, इस चेंबर के अंदर वैक्यूम भी हम फॉर्म करते हैं। तो इस वैक्यूम के लिए ये वैक्यूम पंप है, और ये पूरा आपका सेटअप है, टेम्परेचर मेजरमेंट सेटअप है, वोल्टेज जो कंट्रोल हम करते हैं जो देते हैं वो है,
और यहाँ पर पावर सप्लाई है, फिर मैग्नेटिक फील्ड को भी कंट्रोल करने का यहाँ आपका इंस्ट्रूमेंट है। ये पूरे वायर्स के थ्रू यहाँ पे कनेक्टेड होते हैं और उसमें हम वोल्टेज कंट्रोल करते हैं, जो करंट मिलता है उसको डिटेक्ट करते हैं और यहाँ पर पूरा ये डाटा आपका एनालॉग फॉर्म में आता है और यहाँ पे कंप्यूटर हमारा उसका इस तरीके से डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके इस सिस्टम को दे देता है, एक प्रिसिशन सिस्टम को, जिसमें पूरा डेटा जाता है और हम कुछ सॉफ्टवेयर के थ्रू उस डेटा का तुरंत ही प्लॉट देख पाते हैं। यानी कि आपने वहाँ इंसर्ट में मटेरियल लगाया पूरा कनेक्शन करके और आप जैसे ही बटन बटन दबाते हैं आपको पूरा ग्राफ दिख जाता है। यानी कि लंबा चौड़ा एक्सपेरिमेंट जो आप लोग अपने एक्सपेरिमेंट लैब में एकेडमिक सेशन में कर रहे होते हैं कि एक जेनर डायोड है और उसमें हमको कनेक्ट करना है वायर वगैरह, फिर वोल्टमीटर कहीं से खोज के लाएंगे तो पता चलेगा कि वो एसी वाला नहीं डीसी। ठीक, तो ऐसे बहुत सारी समस्याएं आती रहती हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा रिसर्च फील्ड में आने के बाद से हम लोग को लगता था कि आसान हो गए, लेकिन नहीं, फिर पता चलता है कि सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम है, कहीं ये है कहीं वो। तो वो जो समस्याएं आप झेलते हैं लैब में, वो समस्याएं यहाँ भी होती है, लेकिन हाँ थोड़ा सा तरीका क्या हो जाता है, बदल जाता है, एडवांस हो जाता है, किसी को बताते हैं तो ज्यादा अच्छा लगता है। फिर ये आपका यही है फिगर जो हम लोगों ने अपने एक्सपेरिमेंटल लैब में एक्सपेरिमेंट किया था। तो आप देख सकते हैं नीचे एक पेट्री डिश रखी हुई है, इस पेट्री डिश में लिक्विड नाइट्रोजन डाला गया है और ये जो ब्लैक सा आपको दिखाई दे रहा है ये वाईबीसीयू मटेरियल है, यानी कि एक सुपर कंडक्टिंग मटेरियल। तो हम लोग जानते हैं कि लिक्विड नाइट्रोजन का जो टेम्परेचर होता है वो 77 केल्विन होता है और हमारा वाईबीसीयू मेटल 93 केल्विन पर क्या कर देता है, सुपर कंडक्टिंग शो कर देता है, मतलब कि 77 केल्विन पर तो बढ़िया से शो कर देगा। ठीक, तो इसके ऊपर हमने एक मैग्नेट यहाँ रखा हुआ है और ये मैग्नेट एक तरीके से आप कह सकते हैं लेविएट हो गया है, यानी कि हवा में लटक सा गया है। और थोड़ा सा उसको आप ऐसे हल्का सा पुश करके या नचा करके छोड़ देंगे तो बहुत तेजी से रोटेट कर रहा है और वो रोटेशन लगातार चल ही रहा होता है। अब क्यों चलेगा, तो आप समझ सकते हैं कि जब एयर फ्रिक्शन वगैरह बहुत कम है तो उतनी एनर्जी उसको बहुत देर तक क्या करते रहती है, चला। इसी कंसेप्ट का इस्तेमाल वहाँ पे लेविटेशन ट्रेन में भी किया गया। तो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो इसी को मेसनर इफेक्ट भी बोलते हैं। और ये हमारा एक बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट हो जाता है कि हमारा मटेरियल सुपर कंडक्टर है कि नहीं। बहुत सिंपल सा चेक करने का कि हमारा मटेरियल सुपर कंडक्टर है कि नहीं। जैसे कि अगर कोई मटेरियल आपको दे दिया जाए और पता कहा जाए कि आप पता करके बताइए कि सेमी कंडक्टर है, तो सेमी कंडक्टर में कैसे पता करेंगे, तो फिर आपको एक क्या करना पड़ेगा, वायर वगैरह जोड़ना पड़ेगा, वोल्टेज देंगे, करंट मेजर करेंगे, ग्राफ ड्रा करेंगे, रेजिस्टेंस निकालेंगे और अगर टेम्परेचर उसके साथ लगाएंगे, टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, घट रहा है, घटता ही तो है। तो घट जाता है तो हम कहते हैं कि सेमी कंडक्टर, बढ़ गया तो कहेंगे मेटल है, और नहीं हुआ कुछ, एक्सपेरिमेंट में गड़बड़ है। तो ये एक्सपेरिमेंट है हम लोग का। और ये अल्ट्रासोनिकेटर है। अल्ट्रासोनिकेटर एक छोटा सा ही डिवाइस है, देखने में लगता है, लेकिन हम लोग जब आए थे तो लगा था कि बहुत बड़ा बढ़िया डिवाइस है। तो इसमें हम लोग अल्ट्रा क्लीनिंग का काम करते हैं। जैसे ग्लासेस वगैरह या कोई भी हम लोग सिस्टम ऐसा लेते हैं जिस पर डस्ट पार्टिकल्स वगैरह बैठे होते हैं, तो हम लोग एसीटोन या अल्कोहल वगैरह से साफ करने का काम करते हैं, लेकिन फिर भी वो साफ नहीं हो पाते। तो इस अल्ट्रासोनिकेटर में हम जब रखते हैं तो अल्ट्रासोनिक वेव ये जनरेट करता है और वो अपने वाइब्रेशंस के थ्रू उन पोर से रहने वाले डस्ट पार्टिकल को क्या करता है, निकाल देता है और हमारा अल्ट्रा क्लीनिंग का काम हो जाता है। तो ये भी सिंपल सा एक डिवाइस है। और उसके बाद से यहाँ वेइंग बैलेंस जो आप लोग केमिकल लैब में भी इस्तेमाल करते हैं। और ये एक फ्यूम हुड डिवाइस है, डिवाइस नहीं, एक तरीके से कैबिनेट है, चैम्बर है, जगह है जिसपे आप केमिकल रिएक्शंस वाले काम कर सकते हैं और आप बचे भी रह सकते हैं यहाँ। क्योंकि सबसे दिक्कत होती है, यही हम लोग आते हैं केमिस्ट्री लैब के बगल से तो पता चल जाता है कि अच्छे ये केमिस्ट्री लैब है, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे हाँ, समझ गए। ठीक, तो उसी से बचने के लिए ये कैबिनेट है, क्योंकि वो अच्छे अच्छे जो गंद आते हैं, ठीक, उसको ये फ्यूम हुड निकाल करके बाहर कर देता है, तो आप आराम से बचे रहते हैं। कोई भी नहीं, जैसे कि अमोनिया आप बोतल खोलते हैं तो पता चलता है कि आप ही ले लिया अमोनिया, जाना कहीं और था लेकिन पहले आप ही ले लिए। ठीक, तो उससे बचने के लिए है। तो यहाँ पर एक्चुअली हम लोग फेरोमैग्नेटिक या फेरोइलेक्ट्रिक मटेरियल का नैनो पार्टिकल का फैब्रिकेशन करते हैं, सिंथेसिस करते हैं। तो नैनो पार्टिकल का एक हमारा मल्टी फेरोसिटी में नैनो पार्टिकल फॉर्म करते हैं। नैनो पार्टिकल फॉर्म करके उसका पैलेट बना करके फिल्म फॉर्म कर सकते हैं। तो इस तरीके से फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का फॉर्मेशन कर पाएंगे। तो एक ये भी हम लोग का लैब है। ये IUSC और DST इंस्पायर फंडेड जो प्रोजेक्ट्स हैं सर के हमारे अंडर में, उसी के थ्रू ये पूरा डेवलप किया गया है। और आपको बता दें कि यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी है हमारे, ये जो सेटअप है टोटल, ये 77 केल्विन तक
किसी मटेरियल का रेजिस्टेंस मेजर कर सकता है, यानी कि उसकी ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टी मेजर कर सकता है। 27 केल्विन का मतलब आपको समझ सकते हैं माइनस में 196 के आसपास पहुंच जाएगा। तो उस टेम्परेचर पर इस यूनिवर्सिटी में भी कोई सेटअप नहीं है। नेक्स्ट इज आवर रिसर्च फैसिलिटी का ही पार्ट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्सपर्ट हाई स्कोर है। जैसे कि जब हम मटेरियल बनाते हैं तो पता करना होता है कि जो मटेरियल बना है अच्छे जो बना है वही बना है कि नहीं, तो फिर XRD करना पड़ता है। तो XRD का जो डेटा मिलता है उसको एनालिसिस करने के लिए इस एक्सपर्ट हाई स्कोर, फुल प्रूफ और ओरिजिन जैसे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें डेटा बहुत सारा मिलता है। मजे से हम लोग क्या करते हैं, इसको एनालिसिस करते हैं। ये आपका XRD सेटअप है, जिसमें आप देख सकते हैं कि प्राइमरी एक्सरे यहाँ से गिरती है, यहाँ पे मटेरियल होता है, डिफेक्ट होकर के इस डिटेक्टर में जाता है और डेटा हमको मिल जाता है, जिस डेटा को इसमें डाल करके उसका प्रॉपर्टी निकलता है। फिर यहाँ पे एक आपको ये सिस्टम दिखाई दे रहा है, ये भी बहुत अच्छा सिस्टम है। इसको हम बोलते हैं स्पीड वेरिएशन सिस्टम। स्पीड जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे, उस स्पीड और वेरिएशन का मतलब होता है वाइब्रेटिंग सैंपल मैग्नेटोमीटर। यानी कि हम कॉइल के अंदर सैंपल को रख करके उसको वाइब्रेट कराते हैं। वाइब्रेट कराने की वजह से बेसिकली उसके अंदर जो मैग्नेटिक फ्लक्स पास आउट हो रहा होता है वो चेंज होता है, और उसके चेंज के होने की वजह से उस कॉइल के अंदर एक तरीके से आप कह सकते हैं कि वोल्टेज क्रिएट होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आप जानते हैं, और उसके मदद से हम उसकी प्रॉपर्टी को मेजर कर पाते हैं। तो यहाँ पे VSM अगर सिर्फ आप यूज करते हैं तो होता क्या कि बहुत फास्ट तो कर देता है मेजरमेंट हमारा, बट जो इसकी सेंसिटिविटी है, एक्यूरेसी है, तो उतनी अच्छी नहीं। लेकिन स्पीड जो डिवाइस है वो भी सेपरेटली अगर यूज करेंगे तो डेटा कलेक्ट करने में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन उसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है। यानी कि 10⁻15 मीटर के सॉरी 10⁻15 टेस्ला के ऑर्डर का वो मैग्नीट्यूड मेजर कर लेता है। तो हम इन दोनों को कंबाइन करके एक सिस्टम यहाँ देख पा रहे हैं, स्पीड वेरिएशन, जिसमें ये बहुत तेजी से मेजरमेंट करके और बहुत एक्यूरेसी के साथ में मेजर करते हैं। तो इससे हम लोग एक्चुअली अपने मटेरियल का हिस्टैरिसीस लूप, या आप कह सकते हैं कि MHMT ग्राफ जो होता है, यानी कि टेम्परेचर के साथ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उसकी किस तरीके से वैरी कर रही है, वो मेजरमेंट कर पाते हैं। और ये एक ऐसा स्लाइड आप कह सकते हैं कि ये विंडो है, जिसको लिखा गया स्ट्रीम। स्ट्रीम का मतलब होता है द स्टॉपिंग एंड रेंज ऑफ आयंस इन मैटर। एक तरीके का सिमुलेशन प्रोग्राम है, क्योंकि ये पूरा एक्सपेरिमेंट हमारे करने के बाद से इस पर हम लोग फाइनली क्या करने वाले हैं, आयन बीम का इरेडिएशन कराने वाले हैं, और उस आयन इरेडिएशन के वजह से फिर प्रॉपर्टी कैसे चेंज होगी इसका हम लोग स्टडी करने वाले हैं। क्योंकि आपको पता है कि जब मटेरियल है और उस पर आयन बीम जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है वो अपना एनर्जी देगा, और जब एनर्जी देगा तो ऑब्वियस सी बात है उनकी एनर्जी बदल जाएगी और क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा। तो उस प्रॉपर्टी को सबसे पहले हम रियली में न करा करके यहाँ वर्चुअली करा लेते हैं, यानी कि सिमुलेशन, क्योंकि हम लोग को मटेरियल बेकार थोड़े। फिर यहाँ पर हमारा लोग का एक टीम है, ये हमारे सर लोग हैं, निखिल सर, दीपेश सर, प्रशांत सर, मुनीन सर एंड सचिन सर ऑल्सो फ्रॉम द केमिस्ट्री डिपार्टमेंट। और ये हम लोग, हम नहीं है, हम तो यही। थैंक्स। बहुत बहुत धन्यवाद लेक्चर के लिए। अगर आप लोगों से मुझे कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ सकते हैं। समझ में नहीं आया तो एक मिनट तो एमएससी वालों को समझाई दिए, क्यों मनी 1 मिनट तो पढ़ा दिया ना सुपर को, तो भी पूरे तो पूछ सकते हैं। अभी हमने कहा कि पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल का मतलब है उस पर हम प्रेशर डालते हैं, तो प्रेशर डालने की वजह से क्या होगा कि उसकी स्पेस हमारे प्रोवाइड हो रहा है, तो प्रोवाइड उसके करने पर वोल्टेज चेंज हो रहा है, तो क्या फिर से आप कह सकते हैं कि स्ट्रेन, तो उस स्ट्रेन को अगर मेजर करते हैं और स्पेस मेजर करें और इन दोनों को इतना और तो उसमें हिस्टैरिसीस हमको दिख जा रहा है, तो कहीं होता है प्लास्टिक मटेरियल, और इसका भी इस्तेमाल हम सिलेंडर को बनाने का काम करते हैं। इसलिए हमारा कार्य होता है कि ऐसे डिवाइसेस फॉर्म करना जो हमारे लाइफ का आसान है, जिसको देख नहीं पाते, जान नहीं पाते, उसको इन मटेरियल या इन डिवाइसेस को जल्दी समझा कर फायदा तो होना ही चाहिए बात में। और कोई क्वेश्चन?
ये सुपर कंडक्टिविटी के इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को तो इधर बहुत सारा प्रोड्यूस होता है मतलब अगर कोई मटेरियल है डिफिकल्ट थिंग तो कौन सी होगी हाँ वो तो क्या तो वो इसका है कंट्रीब्यूशन है जैसे कि हम लोग अगर इसकी बात करें यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन को ही लिया गया है, ठीक। और ये 2 इलेक्ट्रॉन एक तरीके से लैटिस से क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। अगर होल्स वहां हैं तो एक कह सकते हैं कि वहां पर होल्स के होने की वजह से एक अलग तरीके का इंटरेक्शन भी मौजूद हो सकता है। बट इस थियरी, ये थ्योरेटिकल एक्चुअली है, पूरी तरीके से थ्योरी है, और इसका इस्तेमाल करके सुपर कंडक्टिविटी को एक्सप्लेन किया गया। तो ये जो एनर्जी गैप आपको दिखाई दे रहा है, इस एनर्जी गैप में